जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया और अब नतीजे आने में बस कुछ ही देर बाकी है। न्यूज नेशन सबसे पहले, सबसे तेज और सटीक रुझान नतीजे आपके सामने लेकर हाजिर होगा। सिर्फ 1.5 घंटे का इंतजार है, आज काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप न्यूज नेशन की तैयारियां देख लीजिए। ऊपरी हिस्से में हम आपको गठबंधन 22 कौन कितनी सीटों पर आगे चलेगा ये बताएंगे। स्क्रीन के एक हिस्से में पार्टियों का ब्यौरा, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें जिन 3 चेहरों पर नजर रहेगी। आप देखिए, नीतीश कुमार क्या बरकरार रह पाते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, यह देखना दिलचस्प रहेगा। तेजस्वी यादव, जिन्होंने मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव को केंद्रित जरूर किया, खुद को लालू की छवि से बाहर निकालने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सबसे युवा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और तेजस्वी की बात आपने की, और तेजस्वी की ही बात को, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ एनडीए की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई, उनके 30 से ज्यादा लीडर जो हैं 1000 से ज्यादा सभाएं, रोड शो, संवाद करते हुए नजर आए। तेजस्वी अपने अकेले के बूते पर ही जो हैं वो चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे, पार्टी की कमान संभाले हुए थे। एक दिन में 17-17, 18-18 जनसंवाद, रैली, रोड शो, जनसभाएं करी उन्होंने, पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ रजनीश इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुटे हुए हैं। रजनीश, जो सवाल हमने पहले पूछा था कि नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी और आज आरजेडी को सिंगल हैंडेडली इस चुनाव में लीड करने वाले तेजस्वी, कितना परिपक्वता आ गई है उनके अंदर, और अगर देखा जाए किस तरह से आप उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी को एनालाइज करेंगे? देखिए पिनास, कहते हैं कि परिस्थितियां राजनेता तैयार कर देखिए पिनास कहते हैं परिस्थितियां राजनेता तैयार करती है। लालू यादव के छत्र छाया में आईपीएल से बिहार पहुंचे तेजस्वी यादव ने राजनीति की शुरुआत की। 2010 के चुनाव में रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के साथ थोड़ा बहुत कैंपेनिंग वो और चिराग करते रहे, लेकिन जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन था वो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन था। जो घटना घटी जिसमें नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा रात के वक्त और बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया, बीजेपी के साथ सरकार में गए और नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी यादव। ये उनका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, जब रातों रात उन्होंने राजभवन मार्च किया और अगले दिन जो विधानसभा में उन्होंने जो भाषण दिया बतौर नेता प्रतिपक्ष, उसने तय ठीक है रजनीश, आपको थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है, बार बार आप लोगों को रोकना जरूर पड़ेगा क्योंकि लगातार बयान आते रहेंगे। अविनाश पहुंचे हुए हैं जो कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर है, पटना पहुंचे हैं। कांग्रेस ने पहले से तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं ताकि नतीजों के बाद अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उसे समय रहते टैकल किया जा सके। सुनते हैं अविनाश पांडे। अपना पूरा विश्वास महागठबंधन पर बतलाया था, जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे, और उसके बाद में पूरे प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी करते हुए जिस प्रकार से उनने उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये एक बिहार की जनता के आत्म स्वाभिमान को बहुत बड़ी ठेस लगी है, जिसको बिहार की जनता नहीं भूल पाई। और उसके साथ साथ कोविड के चलते हुए, इस कोविड महामारी के चलते हुए जिस प्रकार का प्रबंधन का पूर्ण रूप से अभाव पूरे प्रदेश में रहा, और साथ ही साथ पिछले 15 सालों में जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है, जो आज देश का सबसे युवा राज्य होने के बावजूद यहाँ पर युवा वर्ग अपने आप को पूरा निराश महसूस करता है। किसी प्रकार की मौके, नौकरी के मौके यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ना ही किसी। चलिए, तो यहां पर खामियां अभी भी गिनाई जा रही हैं, जबकि वोटर जो है वो डिसाइड कर चुका है, इनकी किस्मत ईवीएम में बंद कर चुका है। हमारे साथ मोहित राज दुबे हैं, क्योंकि अविनाश दूसरों की खामियां तो गिना रहे थे, लेकिन कांग्रेस की खुद की स्थिति मोहित क्या रहने वाली है? क्योंकि 27 सिटिंग सीटों में से 4 पहले ही अलग हो गई थी, बची थी 23 सिटिंग सीटें, तो क्या उन्हें बचाने में कामयाब होंगी या फिर प्रदर्शन बेहतर होगा इस एंटी इनकम्बेंसी के चलते? क्या कांग्रेस का एनालिसिस? देखिए पिनाज, 42 सीटों पर 2015 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि कुछ लोग बाहर चले गए थे, लेकिन इस बार 70 सीटें मिली हैं और 70 सीटों पे उम्मीद जो है कांग्रेस पार्टी को करीब 30 से 35 सीटें हैं कि वो 30 से 35 सीटें जीत लेंगे। लिहाजा देखिए, बड़े नेताओं का यहाँ पर जो है बने हुए हैं, चाहे अविनाश पांडे की बात कर लीजिए या देखिए राजस्थान के 2 मंत्रियों की बात कर लीजिए, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा झारखंड के भी एक मंत्री यहाँ पे मौजूद है, उत्तराखंड के भी कुछ एमएलए यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर रणनीति जो है वो कांग्रेस यहाँ पे इसलिए पुख्ता करना चाहती है क्योंकि ये कहावत है, और कहावत में थोड़ा सा मैं बदलाव लाऊंगा कि दूध का जला बर्फ भी फूक फूक कर खाता है। तो इस बार जो है कांग्रेस की यही रणनीति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 22 जो विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे, समूची सरकार चली गई थी। राजस्थान में सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ बगावत करके पार्टी आला कमान को नसीहत दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर फूक फूक कर कदम उठा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज
का दिन किसके लिए मंगलकारी होगा, कौन हाशिए पे जाएगा, वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन आरजेडी दफ्तर के बारे में अगर हम बात कर ले तो इक्का दुक्का कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे और 8:30 के बाद जब रुझान आएंगे और रुझान अगर इनके फेवर में जाते हैं तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा दिखेगा। ठीक है मोहित, चलिए हम आपके पास लौट कर आते हैं। मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं, मधुरेंद्र भी हमारे साथ है और निश्चित तौर पर आज इस बात की चर्चा तो होगी कि अगर नतीजे तेजस्वी के पक्ष में जाते हैं तो इसके टेक अवे क्या होंगे, अगर नतीजे नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हैं तो इसके मायने क्या निकाले जाएंगे, क्या वाकई लोगों को जंगल राज का डर सताता है अभी भी। हम इस पर आगे चर्चा जरूर करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मधुरेंद्र, एग्जिट पोल के नतीजे आए उसके बावजूद जो कि आरजेडी के फेवर में है, तेजस्वी खुद को परिपक्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जन्मदिन के पोस्टर दफ्तर पर नहीं लगे, सिर्फ तेजस्वी और उम्मीद की तस्वीरें चस्पा हुई। जन्मदिन को लेकर भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करने की बातचीत कही गई। तेजस्वी शायद भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर पिछले नतीजों से इसे कहें तो इसे सीख भी कह सकते हैं, क्योंकि हम याद है कि पिछले यानी 5 साल पहले हुए जो चुनाव थे जिसमें महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार थे और जाहिर तौर पर जब सुबह के परिणाम आने शुरू हुए या उससे पहले एग्जिट पोल की बात करें तो जो पटाखे हैं वो बीजेपी दफ्तर में फूट रहे थे, लेकिन घंटे भर बाद ही जब ईवीएम एक तरह से खुलना शुरू हुआ तो वो पटाखे आरजेडी दफ्तर और कांग्रेस दफ्तर में फूटने लगे। तो इन तमाम एक तरह से देखा जाए तो परिस्थितियों से एक तरह से सीख लेते हुए पूरी तरह से देखा जाए तो तेजस्वी जो है वो भरपूर तैयारी के साथ जुटे हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट से वही बतलाते हैं कि कार्यकर्ताओं को भी शांत रहने की बात कही गई है। ये अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक नतीजों को स्वीकार करें, चाहे नतीजे जैसे भी हैं। तो ऐसे में देखना यह है कि आज जो मंगल है वो किस पर वक्र दृष्टि रखता है और किस पर शुभ दृष्टि बरसाता है, किसके लिए वो उच्च गृह में बैठा है और किसके लिए वो निम्न साबित होता है। तो सबकी नजर मंगल पर टिकी है और वो मंगल जो है उसका प्रकाश ईवीएम से निकलने वाला है। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं एग्जिट पोल किसका सही होता है और किसका गलत होता है। जी, किसके दिल, कौन ने किसको अपना बजरंग बली बताया था कि मैं तो बजरंग बली हूँ, चिराग पासवान ने बोला था। तो अब देखना होगा कि उनके लिए क्या कुछ कहती है। थोड़ा सा एक मिनट में जरा यहाँ पर रजनीश से सवाल लेना चाहूंगी। रजनीश, जरा ये बताइए कि जिस चर्चा को हम इसको आगे बढ़ाएं, अगर देखा जाए तो तेजस्वी के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं था, पिता माता की कोई ऐसी विरासत नहीं थी जिसे वो लोगों के बीच ले जा सकें, वो दागदार थी, जंगल राज के नाम से बदनाम थी। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे और अपनी लाइन और लेंथ कहीं भी नहीं खोई कि उन्होंने सिर्फ विकास, बेरोजगारी का मुद्दा पकड़े रखा, चाहे बीजेपी ने राम को याद किया और भारत माता को भी याद किया। बिल्कुल पिनास, देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही। जो तेजस्वी को विरासत में कुछ नहीं मिला था और जो विरासत में उन्हें मिला उसके खिलाफ ही उनके विरोधी थे। यानी 15 साल का वो शासन जो उनके माता और पिता ने बिहार में किया था, विरोधी ने इसे ही मुद्दा बनाया हुआ था और तेजस्वी को पता था कि इस मुद्दे पर अगर चुनाव में जाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी। सो उन्होंने बिहार के नब्ज को पकड़ा। उन्हें पता था युवाओं को क्या चाहिए, पिछले 8 महीने से बिहार में युवा क्या झेल रहे हैं, और उन्होंने रोजगार का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला जो सबसे ज्यादा क्लिक किया। और एग्जिट पोल जो आपको देखने को मिल रहा है, दरअसल ये जो MY का कॉम्बिनेशन है, यानी महिला और यूथ का कॉम्बिनेशन जो तेजस्वी ने बनाया, उनके नजर में महिलाओं के जो बेटे हैं, भाई हैं, लोगों का कहना है आरजेडी के लोगों का कि इसलिए महिलाएं वोट कास्ट करने निकली क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटों के पास रोजगार नहीं है, पति बेरोजगार हो गए हैं। और यूथ को ये लगा कि वो बाहर से माइग्रेट करके वापस बिहार आ गए हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात के, उनके पास काम नहीं था। तेजस्वी के 10 लाख की नौकरी का जो ट्रम्प कार्ड था वो सबसे ज्यादा क्लिक किया और युवा उससे सबसे ज्यादा आकर्षित हुए, पहली बात। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसीज पर बहुत ज्यादा थी। नीतीश कुमार को लेकर 15 साल के शासन को लेकर लोग नाराज थे, लोगों के अंदर कई अपेक्षाएं और उम्मीदें और आकांक्षाएं थी जो लोगों को लग रहा था कि पूरा 15 साल में नहीं किया जा सका है, और इसको लेकर लोगों ने रजनीश, ये देखना तो दिलचस्प होगा कि अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं और आप एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र कर रहे हैं, ये बात आपने ठीक कही। जिन इलाकों में मैं भी गया वहां पर भी लोगों से बातचीत करके ये महसूस तो हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर बीजेपी को लेकर लोगों में उतनी ज्यादा नाराजगी नहीं थी। तो ये भी नतीजों के बाद चर्चा का अहम विषय रहेगा। लेकिन एक बात, जो चिराग पासवान का जिक्र हो रहा था, चिराग पासवान ने कहा कि वो मोदी के हनुमान है। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर नतीजे आते हैं रजनीश, तो यह देखना दिलचस्प रहेगा कि चिराग ने कितना नुकसान पहुंचाया। हनुमान है तो कहीं आग जो है वो लंका की बजाय अयोध्या में तो नहीं लग गई।
देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया है। रिजल्ट चाहे किसी के फेवर में आए, लेकिन चिराग पासवान जिस मकसद से इस चुनाव में उतरे थे बहुत हद तक वो सफल रहे। जिनका वो विरोध कर रहे थे उस विरोध को करने में सफल रहे। वोट कितना कास्ट हुआ उनके इस पूरे अपील के बाद वो तो पता चलेगा चंद घंटों के बाद, लेकिन चिराग पासवान ने परेशान किया और बीजेपी को उन्होंने कुशन दिया है। बीजेपी के जो भी नाराज लोग थे, चिराग पासवान ने उन्हें टिकट देकर बीजेपी के अंदर जो एक रिजेंटमेंट था उसे बिल्कुल शांत कर दिया। तो बीजेपी माने या ना माने, लेकिन चिराग पासवान ने वाकई हनुमान की भूमिका इस चुनाव में निभाई है नरेंद्र मोदी के लिए। और बिहार में आप देखिए, अब चिराग पासवान ऑल साइड गेम खेल रहे हैं। कल उन्होंने तेजस्वी यादव को न सिर्फ ट्वीट करके बधाई दी, बल्कि सलाह दी कि आज जन्मदिन है तो आप भगवान के यहाँ जाएं, आशीर्वाद लें। तेजस्वी ने थैंक्स भाई कह के रिवर्ट किया। तो ये जो रिश्ते हैं ना राजनीति के, ये समझने कभी कभी बड़े जटिल हो जाते हैं कि कौन किसके साथ परोक्ष रूप से खड़ा है और कौन किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। जी बिल्कुल। मधुरेंद्र दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। मधुरेंद्र, लेकिन पटना के ये राजनीतिक समीकरण क्या दिल्ली की गद्दी के लिए भी कुछ संदेश लेकर आएंगे? देखिए रजनीश की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि चिराग पासवान मोदी के लिए हनुमान साबित होंगे या विभीषण साबित होंगे, ये तो ईवीएम बता देगा। लेकिन अगर दिल्ली के नतीजों की बात करें या दिल्ली पर इस बिहार चुनाव के एक तरह से देखा जाए तो परिणाम के प्रभाव की बात करें तो जाहिर तौर पे इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। क्योंकि आप याद करिए कि 2014 का जो पिछला चुनाव था, खासतौर पर जब मोदी का एक तरह से संपूर्ण हमने एक तरह से जनता के ऊपर छाया हुआ नशा देखा था, या यूं कहें कि छाया हुआ प्रभाव देखा था। और उस मैंडेट के ठीक बाद बिहार ने जो मैंडेट दिया था वो मोदी के खिलाफ था, सबसे बड़ा मैंडेट था। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मैंडेट भी मोदी पार्ट 2 के खिलाफ अगर जाता है तो जाहिर तौर पर इसका असेसमेंट उसी तरीके से किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी और खासतौर पर पीएम मोदी के खिलाफ ये सबसे बड़ा चुनाव है। और ये कह सकते हैं कि ये चुनाव एक तरफ पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। इसकी भी एक खास स्ट्रेटजी थी मधुरेंद्र, क्योंकि ये बिहार का मैंडेट काफी सत्ताधारी गठबंधन को इस बात का एहसास था कि 15 साल की सरकार हो गई, एंटी इनकमेंसी है, इसलिए मोदी के चेहरे को आगे कर दिया जाए। और यही मुझे लगता है कि मोहित एक बड़ा डिफरेंस रहा। जहां एक और तेजस्वी ने खुद को लालू के चेहरे या लालूवाद से बाहर कर दिया, वहीं नीतीश मोदी के चेहरे के पीछे जाकर उन्हें छिपना पड़ा ताकि एंटी इनकमेंसी। एक सेकंड आपको रोकूंगी। शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या जीत का दम भर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी और इसमें ये सरकार विकास के रफ्तार को और तेज करेगी। राजद और कांग्रेस के लोग वो एग्जिट पोल देखकर ही खुश हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी जीत तय है और हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। क्या क्या चैलेंजेस होंगे आने वाले? अगर रहे थे, बिहार से आते हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने थे, युवा मंत्री बनने का इन्हें मौका मिला था। अब मोहित, आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा था, सवाल ये कि लालू यादव की छवि से बाहर निकाला तेजस्वी ने खुद को, लेकिन नीतीश कुमार को मोदी के चेहरे के पीछे जाकर छिपना पड़ा ताकि जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उससे कम किया जा सके। ये एक बड़ा डिफरेंस देखते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा डिफरेंस कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जब नीतीश कुमार की पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे तो एंटी इनकम्बेंसी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नीतीश ने सहारा लिया, ये रणनीति थी उनकी। और वहीं दूसरी ओर जो हम आप बात करें तेजस्वी ने जो रणनीति बनाई कि तेजस्वी का मतलब आरजेडी और आरजेडी का मतलब तेजस्वी और तेजस्वी का मतलब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी लालू यादव। देखिए जितने भी पोस्टर मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं उसमें किसी में भी लालू यादव का पोस्टर नहीं है। यानी साफ था कि आरजेडी को युवा ही चलाएगा, तेजस्वी यादव ही चलाएंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने भी कह दिया कि बर्थडे के दिन मैंने सबसे बड़ा गिफ्ट मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अपने छोटे भाई को दिया है। तो इससे साफ हो गया कि परिवार में अभी ताजा हाल के मुताबिक कोई कला नहीं है, सारे परिवार के सदस्य एकजुट हैं, तेजस्वी हमारे नेता हैं। तो ये रणनीति थी, क्योंकि मैसेज अगर जाता कि परिवार में ही कला है तो बिहार को कैसे चलाएंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे, बहुत सारी बातें थी। तो यहां पर मैसेज क्लियर करने में आरजेडी कामयाब रही। चलिए, तो आरजेडी ने सीधा संदेश दिया, क्योंकि परिवार में अच्छे रिश्ते ना होने की बात जो है वक्त वक्त पर सामने आती रही है। रजनीश, अगर यहां हम इस पूरे चुनाव के एनालिसिस को अगर आपसे करने के लिए कहें कि इस बार का चुनाव जो है वो किसी समीकरण पर, जात पात के समीकरण, भूमिहार, यादव, इस हिसाब की बजाय विकास के मुद्दे पर लड़ा गया काफी हद तक, क्या ये कहना सही होगा? देखिए, बिहार हमेशा से राजनीति की प्रयोगशाला रही है पिनाज।
तो यहाँ पर जो कुछ होता है वो कहीं ना कहीं देश में उसका फिर आगे आने वाले वक्त में रिपरकशंस दिखाई देता है। बिहार में इस चुनाव में जातीय समीकरण नहीं देखा गया, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पहले पार्ट में जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बिहार में जाति देखकर ही लोग टिकट देते हैं, कहते हैं ये यादव बहुल इलाका है, यहाँ बैकवर्ड बहुल इलाका है, यहाँ पर कैंडिडेट्स को टिकट दीजिए तो एक ही जाति के, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है तो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स दीजिए। इस अनुसार टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हुआ, लेकिन जब चुनाव में नेता उतरे तो मुद्दे थोड़ा बदले हुए थे। लोग जातीय समीकरण के अलावा जो मौजूद जितने मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे रहे थे। उनको इस बात का ध्यान था कि बिहार में इस वक्त जरूरत किन बातों की है, सिर्फ सड़क बिजली पानी की बात करेंगे या आने वाले वक्त में रोजगार और पलायन की बात करेंगे। यूथ इस बार बड़ी संख्या में वोट कर रहे थे, जो पिछले 15 साल 17 साल से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने स्कूल डेज कॉलेज डेज में बिहार की राजनीति को देखा है, वो अपने तरीके से आकलन कर रहे थे। और बिहार भर में मैं जैसे घूमता रहा, पिनाज राकेश भी घूमते रहे, विद्या भी घूम रहे थे, और सभी जगह हम लोगों ने ये पाया कि लोग मुद्दों की बात कर रहे थे। अमूमन पहले लोग मुद्दों की बात कम करते थे बिहार में। बिल्कुल सही कहा आपने कि जातीय समीकरण पर ज़्यादा बात करते थे कि हमारा कैंडिडेट है, हमारी जाति से आता है, हम इसको वोट कास्ट करेंगे तो इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस बार जो यूथ है, चाहे वो बूथ पर हो, चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, वो मुद्दों की बात कर रहा था। और ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि बिहार में मुद्दों की बात होने लगी है। यूथ ये समझने लगे हैं कि जाति पर वोट करने से कोई चलिए, तो ये अच्छी बात देश के लिए भी है कि बिहार से अगर मुद्दों पर आधारित चुनाव अगर लड़ा जाता है और उसके नतीजे किसी पार्टी के हक में भी जाते हैं तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति भी मुद्दों पर देखें हम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश की राजनीति मुद्दों पर देखें, लेकिन मोहित, जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। कई जगहों पर लोगों ने कहा हाँ, जातियों के आधार पर वोट पड़ते हैं और वोट पड़ेंगे भी, लेकिन जातियों से इतर क्या एक वोट बैंक ऐसा क्रिएट हुआ है? आपको लगता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर गए, जिसका जिक्र रजनीश कर रहे हैं, एक वोट बैंक की युवा का जो कि आज अंतर पैदा करेगा, जिसे क्रिएट करने की कोशिश की है तेजस्वी ने। देखिए, बिहार में अगर जाति की बात करें तो चुनाव जो है जाति पर ही सब कुछ, जितनी भी आप रणनीतिक समझ रखिए, रणनीतिक समीकरण बना लीजिए, लेकिन सब कुछ जो है जातियों पे आके ही सिमट के रह जाती है। अगर हम बात करें युवाओं की, एक फ्रिज वोटर होता है, हर चुनाव में एक फ्रिज वोटर होता है जो किसी पक्ष का नहीं होता है, वो माहौल को देखकर अपना मत पार्टी को देता है। तो एक फ्रिज वोटर था जो हो सकता है कि आरजेडी की तरफ चला गया हो, लेकिन ये तो नतीजे ही बताएंगे कि किसके पक्ष में नहीं, ये तो नतीजे बताएंगे, और युवा वोटर कितना फर्क पैदा करेगा ये भी नतीजे बताएंगे। और पिनाज, एक और चीज नतीजे बताएंगे, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, और जब भी महिलाएं ज्यादा वोट करती है तो एनडीए के फेवर में जाता है। लेकिन इस बार देखना होगा, जब बेटे के पास नौकरी नहीं, पति शराबबंदी के चलते जेल में आधी टाइम बंद रहता है या दुगने दाम चुकाकर शराब पी रहा होता है ब्लैक की, तो महिलाओं की नाराजगी भी फूट सकती है। तो किस ओर जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, हमारी ये चर्चा विश्लेषण जारी रहेगा।